एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 18 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। चलिए तो हम जल्दी जल्दी आज इस क्लास का रिवीजन शुरू करते हैं। इसमें हम करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन जो हम जिनको हम बार बार रिवाइज करके इनको याद करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 रैंकिंग हाल ही में किसने जारी की है? टाइम मैगजीन ने। अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। विश्व इसमें कौन सी कंपनी शामिल हुई? इसमें विश्व की टॉप 100 शामिल हुई हैं और जिनमें से एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस, जिसकी वर्ल्ड लेवल पर रैंकिंग है 64। और इनमें टॉप 4 पर कौन सी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट है, सेकंड पर एप्पल, थर्ड पर अल्फ़ाबेट और फोर्थ पर है मेटा। मेटा जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की कंपनी है मेटा। तो हाल ही में द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 से रैंकिंग जारी की गई है टाइम मैगजीन ने। फर्स्ट पर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन इंडिया में टॉप पर कौन है? इन्फोसिस, जो वर्ल्ड लेवल पर 64 प्लेस पर है। इस रैंकिंग को जारी करने का आधार क्या है? राजस्व और कर्मचारियों की संतुष्टि इसका मुख्य आधार है। अब हम देख लेते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस के हाल ही में 2 ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है। मेल ब्रांड एम्बेसडर और फीमेल ब्रांड एम्बेसडर किस किस को नियुक्त किया गया है? मेल ब्रांड एम्बेसडर है राफेल नडाल, जो टेनिस के खिलाड़ी हैं, और ईगा स्वेटेक, जो फीमेल हैं टेनिस खिलाड़ी। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स। हाल ही में जारी हुआ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 126। और किस रैंकिंग में है? वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 126 है। 127वीं रैंक किस इंडेक्स में आई? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। नेक्स्ट है 161 किस में है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है 38वीं रैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ रैंक किसमें है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें देखा जाता है कि किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में UNCITRAL यानी कि यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉ, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? वियना ऑस्ट्रिया में। और वियना किस नदी के किनारे पर स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे पर। एक और संस्था ऐसी कौन सी जिसका हेडक्वार्टर वियना में स्थित है? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। तो 2 हेडक्वार्टर कौन से हो गए? ओपेक का और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? वियना ऑस्ट्रिया में। हाल ही में साउथ एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? इसमें भारत के महान्यायवादी और मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं, जो 50वें क्रम के हैं। और महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमणी। किस में शामिल हुए हैं? साउथ एशिया सम्मेलन में शामिल हुए हैं। अब हम देख लेते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76, जो भाग 5 के तहत आता है। और पहले महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवाड़ थे। लेकिन वर्तमान में कौन है? R वेंकट रमणी। और यदि पूछे कि राज्य का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? एडवोकेट जनरल, जिसको कहते हैं महाधिवक्ता। इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 165। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करता है। इससे संबंधित विशेष बात क्या है? यह संसद की बैठकों में भाग तो ले सकता है, लेकिन यदि वोटिंग हो तो वोटिंग नहीं कर सकता, लेकिन संसद की बैठकों में कभी भी भाग ले सकता है महान्यायवादी। अब हम देख लेते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हीरालाल J कानिया। और वर्तमान में कौन है? 50वें हैं DY चंद्रचूड़। हाल ही में फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? सुंदरेश मेनन थे, जो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं। E-पास ऐप हाल ही में जारी करने किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया है? सुस्वागतम ऐप को। इंडिया ने 2023 में किस किस चीज़ को होस्ट किया है? चलिए तो हम एक नज़र इनकी भी तरफ देख लेते हैं। इंटरपोल की 90वीं बैठक हुई थी, जिसका होस्ट था दिल्ली में यह बैठक हुई थी। और हाल ही में 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस भी मनाया गया है,
क्यों? क्योंकि 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना हुई थी और अब 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आईपीएल वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भी भारत में ही होगा और इसके शुभंकर का नाम क्या है? क्रिकेटोवर्स। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था जनवरी 2023 में। इसका आयोजन हुआ था ओडिशा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में और इसमें विजेता कौन रहा था? जर्मनी। और किसको हराया था? बेल्जियम को हराया था। फिर हुआ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में और भारत ने इसमें 4 गोल्ड जीते। नीतू घंगास, स्वीटी बोरा, निकिता जरीन और लवलीना बोरगोहन, इन्होंने 4 गोल्ड जीते। SCO 2023 की मेजबानी भी भारत ने ही की और हाल ही में इसमें 9वां सदस्य शामिल हो गया है जिसका नाम है ईरान। अब हम देख लेते हैं G20 का अब नाम हो गया है G21। इसमें हाल ही में 21वां नया सदस्य शामिल हुआ है अफ्रीकन यूनियन और वासेनार व्यवस्था का होस्ट भी भारत ही रहा था। तो ये थे भारत ने 2023 में किस किस का आयोजन किया है, किस किस का मेज़बान रहा है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, एशिया कप, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एशिया कप में श्रीलंका को हराकर भारत विजेता बना। तो एशिया कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? श्रीलंका और पाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ और फाइनल मैच कहाँ पर हुआ? प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो। कोलंबो कहाँ पर है? श्रीलंका में। श्रीलंका के कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम में एशिया कप का फाइनल मैच हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच, जिसमें इंडिया की तरफ से कौन थे? रोहित शर्मा। और श्रीलंका इसमें हार गया क्योंकि 50 रन पर ही ऑल आउट हो गए और यह एशिया कप का सबसे लोवेस्ट यानी कि सबसे कम स्कोर है। इसमें विजेता कौन बना? इंडिया। और पहला, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहला एशियाई कप कब हुआ था? 1984 में इसका आयोजन हुआ था। और जो एशिया कप 2023 हुआ है उसमें मैन ऑफ द मैच किसको चुना गया है? मोहम्मद सिराज को। ये सभी बातें हमको यहाँ से ध्यान में रखनी है। तो एशिया कप 2023 का फाइनली विजेता कौन बन गया है? भारत विजेता बन गया है श्रीलंका को हराकर। श्रीलंका में ही इसका आयोजन हुआ था और श्रीलंका को ही हराया। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खेल। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? साउथ अफ्रीका में आयोजन हुआ। यह पहली बार हुआ था और इसमें भारत ने इंग्लैंड को हराया। लेकिन एशिया कप में भारत ने श्रीलंका को हराया। महिला प्रीमियर लीग कौन से क्रम का हुआ था? पहले क्रम का हुआ था और इसमें विजेता कौन बनी? MI यानी कि मुंबई इंडियंस इसमें विजेता रही और इसके कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत कौर। जिसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया और सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? स्मृति मंधाना, जिसको 3.4 करोड़ में RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा जीता गया। अब हम चलते हैं IPL तो सबको ही पता होगा। चलिए तो हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग इस कौन से क्रम का आयोजन हुआ था? 16वें क्रम का और इसमें विजेता कौन बनी? CSK चेन्नई सुपर किंग्स विजेता बनी और गुजरात टाइटंस को हराया। इसमें कुल टीम कितनी थी? 10 टीमों ने इसमें भाग लिया। ऑरेंज कैप किसने जीता? शुभमन गिल ने। और पर्पल कैप जीता मोहम्मद शमी ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप कौन से क्रम का था? दूसरे क्रम का था और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया। जो पहले क्रम था उसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था, लेकिन अब की बार ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया। दोनों ही बार इंडिया को हराया गया है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया गया है। तो इसकी थीम क्या है? ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए हम इसकी बेसिक से DNA करते हैं। 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में। और यह प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित। 1994 में घोषणा की गई कि अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस मनाया जाएगा और 2023 में यह 29वें क्रम का है। इस बार की थीम क्या है? ओजोन परत को ठीक करना इसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य थीम है। जैसे ये अर्थ हो गई, अर्थ के ऊपर जो पहली है इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल। उसके बाद है समताप मंडल, उसके बाद है मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है और यहीं पर एरोप्लेन उड़ान भरते हैं। मौसम संबंधी गतिविधियाँ जैसे वर्षा, बादल बनना, ये कहाँ पर होते हैं? अक्षोभ मंडल में। ये सभी बातें हमको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम ओजोन परत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं।
ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना। यदि ये किरणें सीधे पृथ्वी पर आ जाएं तो हमको स्किन कैंसर हो सकता है। तो किस रोग से रक्षा करती है? हमारे स्किन कैंसर से। और इसका फॉर्मूला क्या है? O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर एक ओजोन परत का निर्माण करते हैं। ओजोन को मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन इसकी इकाई है। अब हम देख लेते हैं कुछ ईवीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? स्वीडन में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। इसे कोप थर्ड भी कहा जाता है और जो जापान के क्योटो में हुआ था। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन को कम करना था। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुआ। पेरिस समझौता कब हुआ? पेरिस समझौता हुआ COP 21 2015 में। और जो पहला पृथ्वी सम्मेलन था जिसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं, इसकी रिपोर्ट का नाम क्या था? एजेंडा 21। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। 17 सितंबर 2023 को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सी योजना की घोषणा की है? किस घोषणा को शुरू किया है? विश्वकर्मा जयंती कब थी? 17 सितंबर को। इसी दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी था। तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी 15 अगस्त 2023 को कि 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा योजना शुरू होगी। तो इस योजना का शुभारंभ हो गया है, PM विश्वकर्मा योजना। इसमें मात्र 13,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और इसमें क्या होगा? जो 13,000 करोड़ है इनको सस्ता लोन देने में इस्तेमाल किया जाएगा और 5% ब्याज दर पर यह लोन प्रदान किया जाएगा। किन को दिया जाएगा? पारंपरिक शिल्पकार और कारीगरों को 18 व्यवसायों के लिए दिया जाएगा, जैसे नाई, धोबी, तेली इत्यादि। ऐसे 18 समुदाय हैं, व्यवसाय हैं, जिनके शिल्पकार और कारीगरों को 5% ब्याज दर से लोन दिया जाएगा। और यह लोन 2 चरणों में दिया जाएगा। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और जिसकी दर होगी 5% ब्याज दर। तो हाल ही में विश्वकर्मा योजना शुरू हुई है किन के लिए? पारंपरिक शिल्पकारों के लिए 17 सितंबर 2023 को। अब हम देख लेते हैं बजट 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। PM परिणाम योजना का संबंध किससे? भूमि प्रदूषण के कम करने से संबंधित है। मिष्ट योजना का संबंध किससे? मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से संबंधित है। महिला समान बचत पत्र की घोषणा बजट में हुई थी। इसमें 2 लाख रुपए 2 साल के लिए मिलेंगे और 7.5% ब्याज दर के लिए मिलेंगे। आयकर में पहले 6 स्लैब होती थी लेकिन अब 5 स्लैब होती हैं। पहले 2.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता था, अब 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता, यानी कि कर मुक्त आय है। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था जिसमें CBI और ED का मतलब है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, इसमें निदेशक का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा निर्णय दिया गया और ऐसा भी किया गया। जो ED के निदेशक हैं वर्तमान में संजय कुमार, उनका कार्यकाल 15 सितंबर 2023 को 12 बजे के बाद ये अपने इनका कार्यकाल पूरा हो गया है और ये निदेशक पद पर नहीं रहेंगे। तो हाल ही में अंतरिम निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन को। किसके निर्णय के बाद? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अंतरिम निदेशक राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। तो ED के वर्तमान अंतरिम निदेशक कौन है? राहुल नवीन। ED क्या है? प्रवर्तन निदेशालय, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसकी स्थापना कब हुई? 1956 के एक्ट के तहत हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसका कार्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, यानी कि जो टैक्स चोरी होता है उसको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम देख लेते हैं CBI और CBC से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। CBI, इसकी स्थापना कब किस एक्ट के तहत हुई थी? इसको शक्ति किस एक्ट के तहत दी गई है? दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना एक्ट 1946। और इसके वर्तमान निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? DP कोहली। CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? संथानम समिति की सिफारिश पर। एक्ट कौन सा है? 2003 का। और वर्तमान CVC कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सूद तो है CBI के और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं CVC के हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में UPAG पोर्टल को लॉन्च किया गया है, यूनिफाइड पेमेंट एग्रीकल्चर पोर्टल।
और यह एक एकीकृत पोर्टल है और इसको लॉन्च किसने किया? रमेश चंद्र ने। रमेश चंद्र कौन है? जो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं 4, उनमें से एक कौन है? उनमें से एक है रमेश चंद्र। जो कृषि से संबंधित एजी का मतलब है एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि से संबंधित पोर्टल है। और इसमें क्या होगा? कम लागत में बेहतर विश्लेषण तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यूपीएजी पोर्टल हाल ही में किसने लॉन्च किया है? रमेश चंद्र के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरपंच संवाद ऐप हाल ही में किसने लॉन्च किया है? गुलाब चंद कटारिया ने, जो असम के राज्यपाल हैं। सीयू चयन पोर्टल किसने लॉन्च किया? यूजीसी ने इसको लॉन्च किया। फास्टर सुपेश और सुस्वागतम पोर्टल हाल ही में किसने लॉन्च किया? सुप्रीम कोर्ट ने। ई समाधान पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, हाल ही में सीएम यानी कि मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और पद पुष्टि योजना किस के द्वारा शुरू की गई है? नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। सीएम संपूर्ण पुष्टि योजना, पुष्टि का मतलब है पोषण, यानी कि महिला, बच्चे और किशोरियों के लिए पोषण संबंधी योजना कौन सी है? सीएम संपूर्ण पुष्टि योजना। और पद पुष्टि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदिवासी और दूर दराज के बच्चों के लिए पोषण को उपलब्ध कराना। तो ये दोनों योजनाएं किसने शुरू की है? नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पोषण बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उड़ीसा। यदि पूछे पोषण मिशन शुरू करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान। गारंटी बजट को हाल ही में किस राज्य के द्वारा पेश किया था? कर्नाटक राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी के द्वारा पेश किया गया था। रेल बजट को आम बजट में विलय किस समिति की सिफारिश पर किया गया? विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर सन 2017 में। और किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट है अब है स्टैचू। इसके अंदर हम देखेंगे जो 2022 में विभिन्न स्टैचू को लॉन्च किया गया था, बनाए गए थे, उन सभी की चर्चा हम इस क्वेश्चन में करेंगे। हाल ही में स्टैचू ऑफ वननेस यानी कि एकता की प्रतिमा को लॉन्च किया गया। यह प्रतिमा किसके? आदि शंकराचार्य के है। इसमें 12 वर्षीय लड़के के रूप में प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और कहाँ पर स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर के मंधाता पर्वत पर इसको स्थापित किया गया है। तो स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश राज्य से है। और इसकी हाइट कितनी है? 108 फीट इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है और नर्मदा नदी पर ही एक शहर स्थित है जो है जबलपुर। यहीं पर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी स्थित है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्टैचू। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? सरदार पटेल की। केवड़िया गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित है? पाली राजस्थान में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानता की प्रतिमा हैदराबाद में स्थित है। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ ट्रूथ यानी कि विश्वास स्वरूपम को कहाँ पर स्थापित किया गया? नाथद्वारा राजसमंद राजस्थान में। और यह महादेव की विशाल प्रतिमा है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ नॉलेज, जो लातूर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। इनको ज्ञान से संबंधित है तो इसलिए ज्ञान की प्रतिमा अम्बेडकर जी की है। लातूर महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया। यदि आपसे पूछे नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश का अमरकंटक स्थान से निकलती है। कर्नाटक में कौन सी प्रतिमा को स्थापित किया गया? जो कैंपगौड़ा महाराज से संबंधित है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की प्रतिमा। तो ये सभी स्टैचू हमको पता होने चाहिए। अब है कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो कल थी 17 सितंबर। 17 सितंबर को था जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। तो उन्होंने अपने जन्मदिवस पर यशोभूमि का शुभारंभ किया है। चलिए हम देख लेते हैं यशोभूमि है क्या। यशोभूमि का शुभारंभ हाल ही में प्रधानमंत्री ने किया। यहाँ पर इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर होगा जो द्वारका नई दिल्ली में स्थापित होगा। इसमें इंटरनेशनल मीटिंग्स होंगी, जो दूसरे देशों के साथ मीटिंग होती है वो यहाँ पर होंगी। और यहाँ पर 15 कन्वेंशन रूम बनाए गए हैं मीटिंग के लिए, जो अलग अलग 15 रूम बनाए गए हैं। तो यशोभूमि का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री ने। और कहाँ पर? द्वारका नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। भारत मंडपम क्या है? भारत मंडपम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर G20 का सम्मेलन हुआ था। और इसके बाहर नटराज की प्रतिमा है जिसमें शिव की तांडव
प्रतिमा है और इसका आयोजन कहाँ कब हुआ था? 9 से 10 सितंबर को हुआ था। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतिभा में अमेरिका की यूजीन डायमंड लीग में जीता रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता। किस में? यूजीन डायमंड लीग में। तो हाल ही में नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड किस में जीता गया था और सिल्वर किस में? गोल्ड जीता था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ने, जिसका आयोजन हुआ था हंगरी बुडापेस्ट में। और सिल्वर मेडल किस में जीता था? लुसाने डायमंड लीग में। तो गोल्ड विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और सिल्वर लुसाने डायमंड लीग और यूजीन डायमंड लीग में। तो ये सभी बातें हमको ध्यान रखनी होंगी। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।